नमस्कार। देश की बात के साथ मैं हूं राजश्री। आपके सामने देश की सबसे बड़ी 5 खबरों का विश्लेषण आज इस कार्यक्रम में हम करेंगे। परत दर परत हम आपको साफ कर यह बताएंगे कि इन खबरों का क्या असर है हमारे देश पर, हमारे प्रदेश पर, और हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वो कौन सा बयान है जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। कहते हैं कि बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे, बोल की ज़बां अब तक तेरी है, लेकिन ये ज़बां, ये लब किस तरह से अब राजनीति पर हावी हो रहे हैं, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और देश की दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां आमने सामने क्यों खड़ी हो गई हैं एक बयान को लेकर, ये हम आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर विवादास्पद बयानों का चुनाव पर असर क्या होता है और जल्द होने वाले 5 विधानसभा चुनावों को ये बयान कैसे प्रभावित कर सकते हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह का 2018 तक पाकिस्तान के साथ सीमा सील करने के बयान के क्या मायने हैं और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर इससे क्या असर पड़ेगा और भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए ये बड़ा कदम क्यों उठाया है। हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि यूपी के सबसे बड़े राजनीतिक घराने यानी मुलायम सिंह यादव के परिवार में चल रहे गृह युद्ध का असर किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। हम ये आपको समझाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई पर सख्ती क्यों बरत रहा है और अब बीसीसीआई को क्या क्या करना होगा और क्या क्या नहीं करना होगा। साथ ही आप जानेंगे एपीएन की चीनी सामानों के बहिष्कार की मुहिम कैसे अब रंग ला रही है। सोशल मीडिया पर तो छा ही गई है, आम आदमी भी कैसे इससे जुड़ रहा है, ये हम आपको दिखाएंगे इस मुहिम के रंग में। और तो चलिए आप आज हमारे साथ रहें देश की बात के इस सफर में। फैज़ अहमद फैज़ की बात से शुरुआत करती हूँ। 1943 में उनका एक बेहद चर्चित नक्शे फरियादी संग्रह आया था। उसमें गज़ल थी जो बहुत ही लोकप्रिय हुई और आज तक उसे लोग याद करते हैं और लोगों की ज़बां पर वो रहती है। उसके बोल थे कि बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे, बोल की ज़बां अब तक तेरी है। जी हाँ, आज़ाद लब किसको अच्छे नहीं लगते, लेकिन शब्दों के अपने मायने होते हैं, शब्दों का अपना महत्व होता है। इस महत्व को, इस मायने को यदि नहीं समझा जाए तो क्या क्या हो सकता है, ये कुछ अब समझ में आ रहा है भारतीय राजनीति के मद्देनजर। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर हैं, और वो भी क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बोला है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सेना का मनोबल गिराने के लिए राहुल गांधी की आलोचना की है। अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी ने इस बार सारी सीमाएं लांघ दी हैं। उन्हें देश को बताना चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक में दलाली करने जैसा क्या था। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सेना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले अपनी खाट सभा के अंतिम दिन राहुल गांधी ने ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के लहू की दलाली कर रहे हैं। अन्य दलों के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, मगर कल कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जब जवानों के खून की दलाली का शब्द प्रयोग किया तब उन्होंने सभी सीमाओं को लांघ दिया है, इंतहा ही कर दी है। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी का इस शब्द प्रयोग इस सेना की वीरता का अपमान है, देश की 125 करोड़ जनता का अपमान है। किस चीज की दलाली की बात कर रहे हैं राहुल जी? सवाल तो हम पूछना चाहते हैं। बॉफोर्ड से लेकर एम्ब्रायर तक किसने दलाली की? कोयले से लेकर 2G तक किसने दलाली की? मैं मानता हूं कि दलाली शब्द आपके जहन में कहीं ना कहीं पड़ा होगा, मगर ये घटना ऐसी नहीं थी जहां पर ये शब्द आपके मुंह से निकलना चाहिए था। बयानों की दुनिया एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा हमाम है जहां सब नंगे हैं। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई बाज नहीं आता, बस काल, समय और पात्र का फर्क होता है। लेकिन इस बार राहुल गांधी पात्र बने हैं और ये समय भी उनका साथ नहीं दे रहा है। शायद यही वजह है कि अमित शाह ने
इस बयान को इतना लंबा किया और इतने व्यापक पैमाने पर लोगों को समझाने की कोशिश की कि सीधा निशाना राहुल गांधी तक जाए और कांग्रेस पर जाए। अमित शाह ने इस समय जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़ा है, ऐसे में राहुल का बयान निंदनीय है, ये कहा। कांग्रेस से पहले मौत का सौदागर और जहर की खेती जैसे बयान दे चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सर्जिकल स्ट्राइक को देश के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस इसमें क्यों गर्व महसूस नहीं कर रही, ये सोचने वाली बात है। ये सारे शब्द प्रयोग करने से आप वास्तविकता को नकार नहीं सकते। मौत के सौदागर कहने के बाद गुजरात में 2/3 बहुमत से भाजपा जीती थी। जहर की खेती करने के बाद पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनी थी। और अब जब आप खून की दलाली का शब्द प्रयोग कर रहे हो, मुझे मालूम नहीं है इसके पीछे आपका मकसद क्या है। इस कुर्बानी की घड़ी में उनकी शहादत पर गौरव करने और उनका दुख बांटने की बजाय सम्मान समारोह गोवा से और आगरा तक उन्हें फुर्सत है, पर किसी शहीद के घर जाने की ना प्रधानमंत्री ना रक्षा मंत्री को फुर्सत है। जी हाँ, जिस तरह से आप देख रहे हैं बयान दर बयान और बयान प्रति बयान। जी हाँ, अब आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का वो बयान जिस पर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि जब आप ये बयान सुनेंगे तब समझेंगे कि आखिर ये बयानों का दौर अचानक शुरू क्यों हो गया। जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के सेना ने हिंदुस्तान का काम किया है, आप अपना काम कीजिए। अच्छी खासी खाट सभा चल रही थी, खाटें लुट रही थीं, लेकिन फिर भी बात तो हो रही थी। न जाने राहुल गांधी को क्या हुआ कि अंतिम पड़ाव तक आते आते वो खून की दलाली तक पहुंच गए, लेकिन कांग्रेस को इन्हें बचाना ही था। और जाहिर सी बात है कि जब बचाव में आएगी कांग्रेस के नेता और आएंगे कांग्रेस, तो आएगी कांग्रेस और कांग्रेस के नेता, तो आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो जाएगा। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी पर हमला करने के लिए अमित शाह की निंदा की और कहा कि देश को पता है कि किसने क्या बयान दिया है और कौन राजनीति कर रहा है। शब्द की बात नहीं है, इस भावना का आप समझिए। उन्होंने समझ लिया ना। हाँ, वही है। भावना ये है कि आप राजनीतिक रोटियां मत सेकिए, ये राजनीतिक मामला नहीं है। और अगर आप राजनीतिक रोटियां सेकेंगे तो हमें सवाल पूछने पड़ेंगे। जनता भी समझती है कि इसके पीछे भावना क्या थी। उसके बस वही नहीं, जरूरत करने की जरूरत ही नहीं है। जो इस बयान को पढ़ेगा उसको मालूम है कि इसके पीछे भावना क्या है। जी हाँ, शब्दों पर नहीं जाइए, भावना को समझिए। लेकिन बयानों की इस लड़ाई में कोई पीछे नहीं रहने वाला था और एक के बाद एक अपने बड़े नेताओं की नज़र में नंबर बढ़ाना ज़रूरी था। सो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी कूद गए इस लड़ाई में और कांग्रेस पर जमकर निशाना उन्होंने भी साधा। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि लगता है कांग्रेस ने मौत के सौदागर वाले बयान से कोई सीख नहीं ली। अगर कांग्रेस को 44 से 24 पर आना है तो कांग्रेस ऐसे बयान देती रहे। ये सीधा इशारा था उत्तर प्रदेश की ओर। और उत्तर प्रदेश में अब हाल ही में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आने वाले दिनों में तो जाहिर सी बात है कि सभी अपनी अपनी जमीन को लूटने में लगे हैं। विपक्ष के दिनों में जब मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था तो हमेशा मैं एक बात कहता था कि कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह ऐसे लोग खूब बोलें, जितना बोलते हैं उतना ही हमारा वोट बढ़ता है। मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी के 44 पर आने के बाद शायद कांग्रेस पार्टी कुछ सीखेगी, लेकिन नहीं सीखी। और आज जब देश की सुरक्षा के मामले में इतनी चिंताजनक स्थिति है, तब फिर कपिल सिब्बल को पेश कर दिया। जीरो लॉस थ्योरी की बात करने वाले आज कांग्रेस के लॉस की बात करने आए थे। जब रविशंकर प्रसाद ने बोला तो सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि हर बात पर बोलते हैं, वो कहाँ चुप रहने वाले थे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनका बयान यूपी चुनाव में कांग्रेस की हार का कारण बनेगा। उसमें इनको जलन हो गई है
और उनको पता है कि अभी यूपी में जो आशा लगा के बैठे थे, अब ये जो सारा जय जयकार हो रही है हमारी सरकार की और प्रधानमंत्री की निर्णायक शक्ति की, तो इससे उनको अब लगता है कि उनका अस्तित्व ही अब एक खतरा में हो गए। और इस प्रकार से कहेंगे तो हो सकता है कि कुछ लोगों को साहस आएगी उनकी पार्टी में, उल्टा उसने लोगों को खड्डे में डाल दिया। उधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी कैंपों पर भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले और हमेशा मौके की तलाश में रहने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अचानक पलटा मार दिया। राहुल गांधी के बयान के बाद जैसे ही सियासत शुरू हुई, उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोने का सोच लिया और उन्होंने भी पाला बदलते हुए भारतीय सेना की तारीफ कर डाली और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन की बात कही। केजरीवाल ने कहा कि राहुल गांधी ने जवानों की शहादत पर जो बयान दिया है वो ठीक नहीं। समझ में नहीं आता कि केजरीवाल का दुश्मन है कौन, बीजेपी या कांग्रेस। राहुल गांधी जी ने जो सेना के शहादत को, उनकी बहादुरी को खून की दलाली बोला है, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। इसकी कड़ी निंदा करते हैं हम और कड़ी आलोचना करते हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना सही नहीं है। ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सबूत मांगे हैं सरकार से, जो लगातार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ये बताएं कि वाकई सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है या नहीं। पाकिस्तान जो दावे कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, जो पाकिस्तान की बातों पर विश्वास करते हैं। और इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने जो बाइट दी थी, जो बयान दिया था लोगों के सामने, मीडिया के सामने, उसी की वजह से वो पाकिस्तानी मीडिया के चहेते बने हैं। हम आपको सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल का वो बयान जिसमें उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पीएम मोदी से सबूत मांगा था और सीधे तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया था। बीबीसी वाले, न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, कल उनकी भी खबरें छप रही थी कि क्या वाकई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं। तो पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की साख खराब करने में लगा हुआ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने और सबने मिलके जमीन के ऊपर पाकिस्तान को मजा चखाया है, ऐसे ही ये जो पाकिस्तान को झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको भी बेनकाब करें। अरविंद केजरीवाल का सच को जानने और समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल का ये स्वभाव हमने हमेशा देखा है। जब से अन्ना का आंदोलन हुआ उसके बाद कैसे वो साथ रहे, साथ छोड़ते रहे, अपने साथियों के शिकायत करते रहे, कभी प्रशंसा करते रहे, किसी मुद्दे पर अड़ते रहे, उसी मुद्दे से पीछे हटते रहे। इस पूरे मसले में भी अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कूद लगाई है, जाहिर सी बात है कि उसमें अरविंद केजरीवाल की अपनी कोई ज़रूर इच्छा होगी, अपनी कोई महत्वाकांक्षा होगी। लेकिन अमित शाह ने आज बिल्कुल मूड बना रखा था कांग्रेस को हर तरफ से घेरने का। इसीलिए अमित शाह ने अगर कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पूरा देश और बीजेपी गर्व महसूस कर रही है और राहुल गांधी और कांग्रेस को कोई आपत्ति है, तो इसका मतलब है कि उनके मूल में ही खोट है। ध्यान दीजिएगा, इस बयान को भी आप बहुत ज्यादा सही नहीं मान सकते, लेकिन अमित शाह ने इस भाषा का भी उपयोग किया। उधर कांग्रेस ने शाह के इस बयान का करारा जवाब दिया। कपिल सिब्बल ने कहा कि देश जानता है कि किसके मूल में खोट है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा अमित शाह ने और फिर कैसे जवाब दिया कपिल सिब्बल से। ये सुनना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है ताकि आप ये समझ सके कि भारतीय राजनीति के बड़े बड़े नेता किस तरह से बयानों के मामले में अपने स्तर को नीचे और नीचे और नीचे गिराते जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कहीं मूल में ही खोट है। राहुल जी ने इतने बड़े बड़े मसलों पर बयान देने की जगह आलू की फैक्ट्री पर कंसंट्रेशन करना चाहिए, जिससे उन्होंने जो कहा है वो देश की जनता के सामने है। ये बड़े बड़े मसलों पर उन्होंने बयान नहीं देना चाहिए। हम बिल्कुल तैयार हैं, अगर वो बयानबाजी आगे ले जाएंगे तो हम भी आगे ले जाएंगे। हम भी वो पूछेंगे कि राहुल गांधी ने के मूल में खोट है, ये उन्होंने कहा है ना कि मूल में खोट है। हम पूछेंगे कि भाई खोट किसमें है? जो जेल की हवा खाकर आया वो खोटा है या हमें? उधर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर जब हमला बोला तो सिब्बल ने अमित शाह के जेल जाने का मुद्दा उठाया। जवाब में बीजेपी ने राहुल गांधी को आरोपों के कटघरे में खड़ा कर दिया। यहां तक कि जो ये बयान एक सार्वजनिक तौर पर दिया गया, एक मसले पे दिया गया, एक मुद्दे पे दिया गया, धीरे 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 वो बयान कैसे व्यक्तिगत होता गया, ये इन बयानों से स्पष्ट है। वो
हमें इस प्रकार की बयान करें और जिन नेताओं की वकालत कपिल सिब्बल कर रहे हैं वो नेता 420 420 केस में मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी केस में कोर्ट में बेल लेकर बाहर घूम रहे हैं। तो ये बातें हैं, बातों का क्या, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है इन बयानों का। अगर आप ये समझेंगे कि ये सब सिर्फ बातें हैं, ये महज बयान है, उनका कोई असर नहीं होगा आने वाले दिनों में, तो हम और आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल राजनीति में बातों का, बयानों का, वादों का बहुत महत्व होता है। भले ही वादे पूरी ना किए जाएं, भले ही बातें सिर्फ बातों के लिए हों, लेकिन उनका महत्व, उनका असर कम नहीं होता है। हमने पिछले तमाम चुनावों में, पिछले तमाम जगहों पर देखा है कि किस तरह से नेताओं के बयान आम जनता पर सीधा असर करते हैं। नेताओं के द्वारा किए गए वायदे किस तरह से असर करते हैं। मोदी के अच्छे दिन का वायदा आज तक लोगों के जहन में है और मोदी जिस तरह से जीत कर आए, ये सब कुछ हमारे सामने है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधने वाले राहुल गांधी न सिर्फ सियासी तौर पर इस बार बयान की वजह से घिरते नजर आ रहे हैं, बल्कि उनका ये बयान कांग्रेस के लिए उल्टा भी पड़ सकता है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि हमें याद रखना होगा किस तरह से सोनिया गांधी ने जब मोदी को मौत का सौदागर ठहराया था, तो मोदी को कितना इससे लाभ हुआ था। उत्तर प्रदेश में 27 साल बाद सत्ता वापसी की कोशिश में जिस तरह से कांग्रेस जुटी है, उस कोशिश को राहुल का ये बयान झटका दे सकता है। 21 दिन पहले ही देवरिया से जब ये किसान यात्रा शुरू हुई, राहुल गांधी वहां से चलकर दिल्ली तक पहुंचे, लेकिन सेना और सरकार को लेकर इस विवादित बयान से उनकी इस यात्रा के नतीजे पर बुरा असर पड़ सकता है। जब ये खाट सभा शुरू हुई थी, तभी राहुल के आलोचक ये कह रहे थे कि कहीं राहुल की खटिया न खड़ी हो जाए। और अब ये जब बयान आया है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी कोई अंदेशा दिख नहीं रहा। यूपी में कांग्रेस की खटिया खड़ी भी हो सकती है। वैसे भी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कांग्रेस को इस बात को याद दिलाने में पीछे नहीं रहे कि इससे पहले उनके नेताओं के ऐसे बयानों के बाद कांग्रेस का क्या हश्र हुआ था। दरअसल साल 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। सोनिया गांधी का ये भाषण जावेद अख्तर ने लिखा था। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सोनिया के इस बयान का कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ था और राज्य में 2/3 बहुमत से बीजेपी की फिर सरकार बनी और नरेंद्र मोदी फिर से मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव में 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में बीजेपी को 117 सीटें मिली और जबकि कांग्रेस 59 सीटें ही पा सकी। तो जाहिर सी बात है कि अब सोनिया गांधी के बाद जब राहुल गांधी ने यह बयान दिया है, तो बीजेपी को कुछ ऐसी ही उम्मीद है कि जिस तरह से मौत का सौदागर ने असर दिखाया था, वैसे ही खून की दलाली भी उत्तर प्रदेश में असर दिखाएगी। लेकिन अगर हम पूरे बयानों की बात करें, तो राहुल गांधी केवल अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जो जब तब या बेमौसम ही कुछ ऐसे बयान दे देते हैं। हमारे पास नेताओं की तमाम वो फहरिस्त है जिसमें नेता गण कभी भी कुछ भी, किसी के ऊपर भी कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ तक कि बोलने में वो इतने ज़्यादा व्यक्तिगत हो जाते हैं कि सामने वाले के मान सम्मान का भी उन्हें ध्यान नहीं रहता। यदि मैं कुछ आपको पुराने बयान याद दिलाऊं, जो कि बहुत पुराने भी नहीं हैं, आपको याद होगा डेरेक ओब्रायन, तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे डेरेक ओब्रायन। उन्होंने कहा था कि मोदी जो है वो गुजरात के कसाई हैं और इस बयान पे बहुत बवाल मचा था। डेरेक ने ट्वीट करके ये बयान सबके सामने रखा था। उधर विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल, ये हालिया बयान है जो मैं आपको बता रही हूँ, अशोक सिंघल ने ये कहा कि हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। मोहन भागवत ने भी कुछ ऐसे ही बयान जब बिहार में दिया था आरक्षण को लेकर, तो बीजेपी की क्या स्थिति हुई थी, हम और आप इसके गवाह हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें अमर सिंह की, तो अमर सिंह जो कि बोलने के लिए ही जाने जाते हैं और महज उल्टे सीधे बयानों के लिए जाने जाते हैं, उन अमर सिंह ने मोदी को बकरी करार दिया था और ये कहा था कि मोदी हर जगह मेमे करते घूम रहे हैं। लालू यादव के भी बयान आपको याद होंगे, जब लालू यादव ने मोदी को अपराधी करार दिया था। ये तमाम वो बयान हैं जो कि हमारे सामने आते रहे। हमने दिग्विजय सिंह को भी बयानों के अगर बादशाह के रूप में देखा जाए, तो दिग्विजय सिंह भी बयानों के बादशाह हैं, जो ओसामा बिन लादेन तक को ओसामा जी कहते थे और
वहाँ से उनके बयानों पर विवाद शुरू हुआ था। यहाँ तक कि टंचमाल, ओसामा जी, ऐसे दिग्विजय सिंह के शब्द रहे हैं। बयानों की पूरी फहरिस्त हम आपको दिखाएंगे और ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह से ये बयान आम जनता पर सीधे असर डालते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें बयानों की, जब हम बात कर रहे हैं, शब्दों की हम बात कर रहे हैं, तो 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर जहर की खेती करने का आरोप लगाया है। ये दूसरी कड़ी है जब वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी खून की दलाली करते हैं, जहर की खेती और अब खून की दलाली। लेकिन इस बयान से मोदी के पक्ष में जबरदस्त लहर बनी और केंद्र में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और वो अपनी सरकार बनाने में सफल रही। 2014 में मोदी की जीत कि हम सभी गवाह हैं और हमें पता है कि किस तरह से मोदी पर चौतरफा हमला किया गया और इसका सीधा फायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हुआ और बीजेपी को पूर्ण बहुमत के रूप में जीत मिली। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी को अकेले 282 सीटें हासिल हुई, जबकि पिछले 10 साल से देश पर राज कर रही कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट गई। और हम अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी आमतौर पर एक ऐसे युवा नेता के रूप में उभरे जो अक्सर विवादों के घेरे में आ जाते हैं, चाहे वो लोकसभा में उनकी उपस्थिति हो या उनके द्वारा दिया गया भाषण हो या फिर विभिन्न तरह की उनकी यात्राएं हो या उनके द्वारा की गई किसानों की यात्रा या किसानों के घर में रोटी खाने की बात हो। अक्सर राहुल गांधी के काम और राहुल गांधी के बयान शक के घेरे में रहते हैं और विवादों के घेरे में रहते हैं। राहुल गांधी के बेतुके बयान यदि हम एक बार नजर डालें तो राहुल गांधी को माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों से जुड़े अहम नामों का भी पता नहीं है। छात्रों से बात करते हुए राहुल गांधी स्टीव जॉब्स को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बता बैठे थे, जबकि स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के सीईओ रहे थे। राहुल गांधी के लिए ये बात बेहद खास है, हमारे और आपके लिए शायद ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन राहुल गांधी जिन्होंने 17 साल की उम्र में ही देश छोड़ दिया था और लगभग 17 साल वो विदेश रहे थे, ऐसे में इस तरह की गलती करना बड़ी बात है। खैर ये तो विदेश की बात है, लेकिन राहुल गांधी तो देश की बातें भी भूल जाते हैं। और तो और वो अपनी सरकार की चलाई उस योजना का नाम भी भूल गए थे जिसका दम भरते कांग्रेस थकती नहीं थी। राहुल गांधी मनरेगा का ही नाम भूल गए थे। पहले नारेगा, फिर मनरेगा, फिर महात्मा गांधी योजना कहकर किसी तरह उन्होंने किनारा किया था। कुछ बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद राहुल गांधी ने और किस तरह के बयान दिए थे ये भी आपको दिखाएंगे। One day you're going to run this country, you're going to run the institutions, you will be, the Steve Jobs in the Microsoft, the Steve Jobs in the Microsoft, the Steve Jobs in the Microsoft. प्रधानमंत्री यहां खड़े होते हैं, कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नारेगा, मनरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना। जी हाँ, तो ये राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी की जुबान कई बार फिसली है जिसकी वजह से उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। जब राहुल दिन और रात का फर्क भूल गए थे वो भी याद करने लायक है। देखिए ये बयान। This morning I got up at night. 4 o'clock in the morning I got up and went to the balcony. जी हाँ, सुबह में वो रात को जगे। चलिए, राहुल गांधी का पुरुष को मैडम बुलाना भी छोटी सी भूल ही है वैसे, लेकिन महत्वपूर्ण जरूर है। हालांकि उन्होंने अपनी गलती फौरन मान ली। और इसके अलावा राहुल गांधी की एक और गलती जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, उनकी ज़बान किस तरह से फिसलती है। वो निशाना कहीं और साधना चाहते हैं, निशाना कहीं और लग जाता है। कई बार तो वो निशाना खुद ही पर लगा लेते हैं। राहुल गांधी लोकसभा में पेट्रोल की कीमतों की बात कर रहे थे, किसी को लाभ न मिलने की दुहाई दे रहे थे, लेकिन वह कह बैठे कि महिलाओं को लाभ नहीं मिला, माओं को मिला। ऑनरेबल मेंबर श्री राहुल गांधी जी। Speaker madam, when sorry 130 डॉलर का दाम था, आज $35 हो गया, मगर उस पैसे का 1 रुपया जनता को नहीं मिला, महिलाओं को नहीं मिला, बहनों को नहीं मिला, माताओं को मिला। माताओं को मिला। राहुल गांधी की और कई खासियतें हैं जिसको लेकर वो हमेशा निशाने पर रहते हैं। ये खासियतें आप व्यंग के रूप में ज़्यादा समझिएगा। उसमें से एक है लोकसभा में बहस के दौरान सो जाना। राहुल गांधी कई बार लोकसभा में सोते हुए दिखाई दिए हैं और सीधे तौर पर इस वजह से वो विपक्ष के निशाने पर रहे हैं।
इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे प्रश्नकाल चल रहा है और राहुल गांधी आराम से सो रहे हैं। एक्सरसाइज और स्विमिंग के शौकीन राहुल गांधी जाहिर सी बात है कि बेहद थक जाते होंगे और उन्हें लोकसभा में नींद आ जाती होगी। लेकिन हम आपको अब वो बाइट भी सुनाएंगे जो कि काफ़ी विवादित रहा और जो सीधे तौर पर मोदी को निशाने पर लेता था। जैसा हमने आपको पहले ही इस बुलेटिन में बताया कि 2007 में गुजरात में चुनाव प्रचार करने गई सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर बता डाला था। वो बाइट आपको हम सुनाते हैं, वो बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद कुछ और बयानों की बात करेंगे। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी डर और मौत के सौदागर हैं। जावेद अख्तर एक गजलकार हैं और लेखक हैं। शायद कुछ ज़्यादा भावना डालने की वजह से ये बयान सामने आया था और मोदी को उन्होंने मौत का सौदागर बताया था। कपिल सिब्बल के हिसाब से शब्दों पर नहीं जाना चाहिए, भावना को देखना चाहिए। इसमें सोनिया गांधी की क्या भावना थी वो समझ में नहीं आया और जनता ने सीधे मोदी को जिताया। 2014 लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी करने की धमकी देने की बात कही थी। इमरान मसूद भी कांग्रेस से हैं और शायद उन पर भी अपने बड़े नेताओं का कोई प्रभाव आ गया होगा। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान हम लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने। मोदी को मोदी के ठोक के वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे की बोटी काट देंगे। ये वो बयान है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन का वायदा लोगों को ज़्यादा भाया और इस तरह के बेतुके बयानों को जनता ने सीधे तौर पर खारिज किया। ऐसा ही एक बेतुका बयान कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर, जो कि आमतौर पर बुद्धिजीवी माने जाते हैं, उन्होंने भी दिया। उन्होंने ये कहा कि मोदी कभी पीएम नहीं बनेंगे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को चाय बेचने का ऑफर भी किया था। वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस के ही नेता केवल विवादास्पद बयान देते हैं, बल्कि और दलों में भी ऐसे तमाम नेता हैं जो अपनी राजनीति को साधने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं। कई बार वो गुस्से में होते हैं, शायद कई बार उन्हें स्थिति समझ में नहीं आती और कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें लगता है कि मैं दूसरे पर अगर हमला करूं तो जनता खुश होकर मुझे वोट करेगी। मैं आपको लालू यादव के एक बयान की बात बताऊं। 2005 में जब लालू प्रसाद यादव के हाथों से सत्ता फिसली तो एक रैली में लालू बोल गए कि नीतीश को मैंने पैदा किया था लेकिन वो बबूल निकले, और यदि मुझे पता होता कि वो बबूल निकलेंगे तो मैं उसी वक्त उन पर गर्म पानी डाल के उन्हें जला देता। ये बयान भी नीतीश के खिलाफ नहीं गया, बल्कि नीतीश को इससे जीत ही हासिल हुई और लालू यादव ने बड़ी हार का सामना किया। अगर हम बात करें बेनी प्रसाद वर्मा की, बेनी प्रसाद वर्मा ने भी, जो कि बेहद करीबी रहे थे मुलायम सिंह यादव के, और उन्होंने 19 अगस्त 2012 को बेनी प्रसाद वर्मा ने एक बयान दिया कि मुलायम सिंह पगला गए हैं, सठिया गए हैं। 9 अगस्त 2012 को बेनी ने कहा कि अन्ना हजारे का शनिचर उतर गया है और अब वो बाबा रामदेव पर चढ़ गया है। ये बेकार के लोग हैं, इन्हें बस कुछ काम चाहिए। बेनी प्रसाद वर्मा ने नरेंद्र मोदी को भी नहीं बख्शा और कई बार भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया। दिग्विजय सिंह की हम लोग बात कर रहे थे और दिग्विजय सिंह को जैसा कि उनके बयानों से साफ होता रहा कि किस तरह से उन्होंने मंदसौर की तत्कालीन महिला सांसद मीनाक्षी नटराजन को 2013 में 100% टंचमाल कहा और उस पर काफ़ी विवाद हुआ। एक बार उन्होंने एक जानकारी के मुताबिक 26/11 के पीछे हिंदू कट्टरपंथी संगठनों का भी हाथ बता दिया था। ये वो 26/11 है जब पूरे मुंबई में आतंकवादियों ने आतंक मचाया और हमला कर दिया था। हमने नितिन गडकरी, जो कि आमतौर पर काफ़ी बयान के बादशाह माना जाते हैं, उन्होंने भी कई बार ऐसे बयान दिए जिससे सीधे तौर पर राजनीति के स्तर को गिरा हुआ ही मान सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने सोनिया गांधी और मुलायम सिंह यादव को गालियों से भी नवाजा। इन सभी बयान बहादुरों के बीच में नरेंद्र मोदी, जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्हें आमतौर पर एक अच्छा वक्ता माना जाता है। उन्हें ये समझा जाता है कि वो काफ़ी तोल मोल कर बोलते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की भी ज़बान
कई बार फिसल चुकी है। हम आपको उनका एक विवादास्पद बयान सुनाते हैं, जिसके बाद उनको ये सफाई देनी पड़ी कि दरअसल उनकी भावना क्या थी। उनको बुढ़िया कांग्रेस वाला मामला अच्छा नहीं लगता है तो चलो भाई हम कहेंगे अब कांग्रेस पार्टी बुढ़िया कांग्रेस नहीं है। कैसे वो जवान हो जाएंगे क्या? उनकी 700 साल की उम्र कम हो जाएगी क्या? तो आज से हम ये कहना बंद करेंगे कि भाई कांग्रेस 700 साल की बुढ़िया नहीं है, कांग्रेस गुड़िया कांग्रेस है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बुढ़िया और गुड़िया का बयान काफ़ी नागवार गुजरा जनता के ऊपर। और प्रियंका गांधी ने जब ये पूछा कि क्या वाकई में आपको बुढ़िया लगती हूँ, तो जाहिर सी बात है उस वक्त प्रियंका गांधी जिस तरह से चुनावी कैंपेन कर रही थी, जनता ने उन्हें स्वीकार किया और वापस मनमोहन सिंह की सरकार सत्ता में आई। अगर हम बीजेपी के और नेताओं की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बात हमने सुनाई, बीजेपी के तमाम और नेता भी हैं जो कि इस तरह के बयान देते रहते हैं। इसमें अमित शाह भी बिल्कुल अपवाद नहीं है। उधर बीजेपी के फतेहपुर सांसद बाबूलाल की जुबान भी कुछ ऐसी फिसली कि वो राहुल गांधी पर भद्दा बयान दे बैठे। वाड्रा के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साधते साधते उनकी जुबान ऐसी फिसली कि वे कुछ ऐसा बोल गए जो हम आपको सुना भी नहीं सकते। लेकिन इस तरह के बयान हमारे राजनीति की दुनिया में आते रहे हैं। खासकर अगर हम हाल के दिनों की बात करें, 2 दशकों की यदि हम बात करें, जब नेताओं की एक नई पौध हमारे सामने आई, राजनीति की एक नई परंपरा सामने आई, तो हमें ये स्पष्ट हुआ कि बयान बहादुर ऐसे ऐसे हैं जो किसी की भी इज्जत का कोई ख्याल नहीं रखेंगे और इन बयानों के बीच वो देश को भी दांव पर लगा सकते हैं, जैसा कि इन बयानों से आपको साफ तौर पर दिख रहा है। तो हमने आपको कुछ बयान दिखाए और ये समझाने की कोशिश की कि ये ज़रूर है कि हमारे लब आज़ाद हैं, ये ज़रूर है कि ज़बां हमारी है, लेकिन इस ज़बां, इस लब पर आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। और इस पर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ऐसा लगाम लगाएं जिससे राजनीति का गिरता हुआ स्तर किसी तरह से संभल पाए। चलिए अब हम बात करते हैं टॉप 10 खबरों की और एक बार अन्य तमाम खबरों पर भी नज़र डालते हैं जो कि आज दिन भर सुर्खियां बनी रही। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्यों अमेरिका को समझा रहा है अब एक नई पट्टी, और क्यों कह रहा है कि अगर अफगानिस्तान में शांति चाहिए तो कश्मीर में भी शांति लानी पड़ेगी और किसी तरह से अमेरिका की जो भूमिका है वो कश्मीर में बढ़ानी पड़ेगी। पाकिस्तान की साजिशों का खुलासा हम करेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच क्या तनातनी है या फिर कुछ और बातें हो रही हैं। लेकिन इससे पहले टॉप 10 खबरें। सरहद की रक्षा के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राष्ट्र रक्षा यज्ञ किया। ये यज्ञ जैसलमेर बॉर्डर पर सरहद की देवी मानी जाने वाली तनोट माता मंदिर में किया गया।